हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमबीए दुनिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी सीमेट एंट्री एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 125 क्वेश्चन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका सीमेट एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने उस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, ओनरशिप पोजीशन ऑफ लेस देन 50% इन अ बिजनेस इज नोन एज। अगर किसी भी बंदे की 50% से कम ओनरशिप है बिजनेस के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और अगर किसी बंदे का 50% से ज्यादा स्टेक है बिजनेस के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मेजोरिटी इंटरेस्ट। आपकी एक न्यू टर्म आती है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर बेसिकली जब दो अलग अलग पार्टीज एक न्यू वेंचर को स्टार्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू इज कॉल्ड एज। अगर हम कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस डिसीजंस आर कंसर्न विद पॉलिसी मैटर्स एंड दे इन्फ्लुएंस द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वेंचर। कौन से डिसीजंस होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के गोल्स को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को? तो इन डिसीजंस को कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ओके, और रूटीन डिसीजंस कौन से होते हैं? जो कि हम डेली वर्किंग के अंदर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। फीजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? अगर हम कोई एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इस प्रोडक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या बैरियर्स है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फीजिबिलिटी स्टडी। तो इसका आंसर क्या होगा? टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज एनी बैरियर टू सक्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एंटरप्रेन्योर हु इज द ओनर ऑफ मोर देन वन बिजनेस इज कॉल्ड। अगर कोई बंदा मोर देन वन बिजनेस के अंदर ओनर है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। और इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? इंट्राप्रेन्योर बेसिकली उस टाइप के मैनेजर्स जो कि प्रमोट करते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मार्केटिंग में, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द वर्ड एंटरप्रेन्योर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो इंट्रोड्यूस किया था जीन बैप्टाइस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एन एंटरप्रेन्योर इज द वन हु हैज नो प्रायर बिजनेस ओनरशिप एक्सपीरियंस। जो एंटरप्रेन्योर के पास कोई प्रायर बिजनेस ओनरशिप एक्सपीरियंस नहीं है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नोविस एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? नोविस एंटरप्रेन्योर। और जो ये इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर है, ये क्या होता है? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर मतलब जो कि एक पुराने प्रोडक्ट को एक न्यू कंट्री में ले जाकर सेल करता है, उसको क्या कहते हैं? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। और पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर तो हमने देख ही लिया, जो कि मोर देन वन बिजनेस के अंदर ओनर होता है, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स रिलेटेड टू विच एंटरप्रेन्योर। ओके, अगर कोई अगर कोई एंटरप्रेन्योर बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, तो उस एंटरप्रेन्योर को क्या कहेंगे? उस एंटरप्रेन्योर को कहेंगे ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, डैश इज यूज्ड टू accomplish द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली इन द मिनिमम अवेलेबल टाइम विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट को कम से कम टाइम के अंदर और लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कंप्लीट करने के लिए? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज कब परफॉर्म होगी, कौन सी एक्टिविटीज पहले परफॉर्म होगी, कौन सी एक्टिविटीज कब बाद में परफॉर्म होगी, जिससे कि हम कम से कम टाइम के अंदर और लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डिलीवर कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एसबीए स्टैंड फॉर। एसबीए का मतलब क्या होता है? एसबीए का मतलब होता है स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
ये क्या है, ये एक यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्टअप को और जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको हेल्प करती है फाइनेंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, टूल्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंटल बैंक ऑफ द कंट्री। ओके, हमारा फर्स्ट डेवलपमेंटल बैंक था आईएफसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आइडिया ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड इन पोटेंशियल कस्टमर्स टू डिटरमाइन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एट। अगर हमको कोई एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो हम एक जो उसकी पोटेंशियल ऑडियंस होती है उसमें से छोटी ऑडियंस पर उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, जिससे कि हम देख सके कि क्या हमारे प्रोडक्ट के अंदर खामियां हैं, क्या क्या हम इसके अंदर सही कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेस्ट मार्केटिंग। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेस्ट मार्केटिंग। ओके, और ये कमर्शियलाइजेशन क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन बेसिकली जब आपका प्रोडक्ट टेस्ट मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद हम तैयारी करते हैं इस प्रोडक्ट को पूरी मार्केट के अंदर लॉन्च करने का। उसको क्या कहते हैं, कमर्शियलाइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं, कमर्शियलाइजेशन। इसमें हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, मार्केटिंग की, ऑपरेशन की, हायरिंग की, प्रोडक्शन की, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम पूरी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सीड कैपिटल असिस्टेंस इज। सीड कैपिटल क्या होती है, जब भी कोई छोटा बिजनेस या स्टार्टअप एक इनिशियल लेवल पे कैपिटल रेज करता है इन एक्सचेंज ऑफ द इक्विटी, इक्विटी के एक्सचेंज में, उसको क्या कहते हैं, सीड कैपिटल। सीड कैपिटल के बाद आपका होता है राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी, राउंड डी, ये सब होते हैं सीड कैपिटल के बाद। बेसिकली जो सीड कैपिटल का आपका ऑब्जेक्टिव होता है रेज करने का वो ये होता है कि आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको, उसमें आप रिसर्च कर सके, उसका एक प्रोटोटाइप बना सके, उसको एक इनिशियल लेवल पे मार्केट में ला सके, तो उसके लिए हम सीड कैपिटल रेज करते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा इनिशियल असिस्टेंस। इनिशियल असिस्टेंस के लिए हम सीड कैपिटल रेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर टू इट्स रिसीव्ड इन स्टोर इज नोन एज। अगर जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है, जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं और उस ऑर्डर को रिसीव करते हैं स्टॉक के अंदर, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीड टाइम। उसको क्या कहते हैं, लीड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल स्टैंड फॉर। आईपीएल का बेसिकली मतलब होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ये आपका 1948 में आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसका बेसिकली लाने का पर्पस ये था जितने भी आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको डिवाइड करना 4 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन अ पेस्टल एनालिसिस। तो हमने फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर पढ़ा था कि हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट की सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए। तो हम जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए वो होता है आपका पेस्टल एनालिसिस। इसके अंदर हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, इसके अंदर हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, हम इसके अंदर सोशल एनालिसिस करते हैं, इसके अंदर हम टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, इसके अंदर हम लीगल एनालिसिस करते हैं, इसके अंदर हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इस आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है तो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि पेस्टल एनालिसिस के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। ओके, तो आपका ए ऑप्शन है गवर्नमेंट रिसाइकलिंग पॉलिसी। देखो, गवर्नमेंट रिसाइकलिंग पॉलिसी आपकी आ गई पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर। प्रपोज्ड रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, तो ये आपका हो गया इन्वायरमेंटल एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका कॉम्पिटिटर एक्टिविटी। ओके, तो ये आपका पेस्टल एनालिसिस के अंदर इंक्लूड नहीं होता। ओके, तो सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन विच द कंपनी एड्स अप सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एट द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर कंपनी सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। आपका कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन ये होता है जब कोई कंपनी कोई अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है। ओके, जिस टाइप के प्रोडक्ट्स वो पहले बेच रही होती है उससे हटकर कोई अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स
वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है तो उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। ओके, जैसे कि कोई पेपर कंपनी है, वो पेपर मैन्युफैक्चर करती है, अब वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने लग गई तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हेन अ फर्म एंटर्स इनटू सम बिजनेस which is related with its present business in terms of technology, marketing और both। अगर कोई फर्म एक न्यू बिजनेस के अंदर एंटर कर रही है लेकिन वो सिमिलर है टेक्नोलॉजी के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कोसेंट्रिक इंटीग्रेशन। क्या कहेंगे, कोसेंट्रिक इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द स्मॉल स्केल यूनिट विशिंग टू एक्सपोर्ट हैज टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट्स कोड नंबर। अगर किसी स्मॉल स्केल यूनिट को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक्सपोर्ट कोड, जो कि सब बिजनेस का एक यूनिक होता है। तो वो उसको कहाँ से मिलेगा, उसको मिलेगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जिसको कि हम आरबीआई कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नाबार्ड इज अ बैंक फॉर डैश डेवलपमेंट। नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड एक बैंक है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, इसका आंसर क्या होगा, बी, एग्रीकल्चरल एंड रूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नाबार्ड इज अ बैंक फॉर डैश डेवलपमेंट। ओके, किस चीज की डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड बैंक है। ओके, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आपका आंसर क्या होगा, बी, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके लिए बैंक ये स्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज सेट अप इन इंडिया इन। आपका जो आपका फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था वो कहाँ पर सेटअप हुआ था, वो सेटअप हुआ था बॉम्बे में, जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद कौन सा एक्सचेंज आया, उसके बाद आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको कि हम एनएससी भी कहते हैं। अब कुछ बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि बायोग्राफी से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बायोग्राफी से रिलेटेड। आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बायोग्राफी से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, तो अब कुछ बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो दोस्त बायोग्राफी नेम इज द रेस ऑफ माई लाइफ। किसकी बायोग्राफी का नेम द रेस ऑफ माई लाइफ है, इनका नेम है मिल्खा सिंह। ओके, तो आपका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्त बायोग्राफी नेम इज विंग्स ऑफ फायर। ओके, इनका नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्त बायोग्राफी नेम इज द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये किसकी बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी है युवराज सिंह की। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट आपका आता है करेज एंड कन्विक्शन। ये किसकी बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू जी की। तो आपका आंसर हो गया सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच कंपनी फाइल्स द बिगेस्ट आईपीओ इन 2021। तो इसका आंसर तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा, इसका आंसर है सी, पेटीएम। ओके, इन चारों कंपनी का आईपीओ आया है 2021 में, नाइका, जोमेटो, पेटीएम और अडानी विल्मर। ओके, आपको इनके फाउंडर्स का नेम भी पता होना चाहिए, जैसे कि पेटीएम के फाउंडर का नेम है विजय शेखर शर्मा, जोमेटो के फाउंडर का नेम है दीपिंदर गोयल, और मे बी नाइका के फाउंडर का नेम है फाल्गुनी पाठक। ठीक है ना, और अडानी विल्मर का तो आपको पता ही होगा, अडानी ग्रुप के अंदर ये अडानी विल्मर कंपनी आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी इज। अगर कोई भी आप पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास कितनी मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, तो इसका आंसर है सी, 7। और अगर आप कोई पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए होंगे, तो उसके लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, उसके लिए मिनिमम चाहिए 2 मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन बैंकिंग ट्रांजेक्शन व्हाट डज एनईएफटी स्टैंड फॉर। एनईएफटी को क्या कहते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च स्मार्टअप फॉर स्टार्टअप। ओके, तो ये आपकी जो इनिशिएटिव लिया था वो लिया था एचडीएफसी बैंक के अंदर।
इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी हमारे स्टार्टअप है उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारे पास कितने टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। ओके, तो आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, फार्मिंग सोसाइटीज होती है। तो टोटल आपकी 6 टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। तो आपका आंसर होगा सी, 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है when 50% ऑफ शेयर आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर किसी भी कंपनी का 50% शेयर गवर्नमेंट के पास है तो उसको क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। तो आपका आंसर हो गया डी। ओनरशिप कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, ओनरशिप कैपिटल को क्या कहते हैं, इक्विटी कैपिटल। ओके, तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच कंपनी हैज द टैगलाइन ऑफ ग्रोथ इज लाइफ। तो ये आपके टैगलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं, इसमें भी आपके 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी टॉप 50 कंपनीज हैं, जो भी न्यू स्टार्टअप लॉन्च हुए हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो उनकी टैगलाइंस हैं, जो भी उनके लोगोज हैं, वो आप एक बार देख सकते हैं। ओके, तो किस कंपनी की टैगलाइन है ग्रोथ इज लाइफ। ओके, तो ये टैगलाइन है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो आपका आंसर हो गया ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वन हु टेक नो पार्ट इन बिजनेस, अगर कोई बंदा बिजनेस के अंदर पार्ट नहीं लेता लेकिन वो प्रॉफिट के अंदर शेयर रखता है तो उसको क्या कहते हैं, डोरमेंट पार्टनर। तो आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ फर्म कंटेन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सब कुछ मेंशन होता है कि किस तरह की एक्टिविटीज कंपनी के अंदर परफॉर्म की जाती है, कौन कौन से कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर्स है, कौन कंपनी के अंदर डोरमेंट पार्टनर है, कौन माइनर पार्टनर है, कोई मेजर पार्टनर है। ये सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आती है। ओके, जिसको कि हम एमओए भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ फर्म कंटेन्स। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि सारी जितनी भी डिटेल्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि किस टाइप की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होती है, कौन कौन कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर्स है, कितनी उनकी स्टेक होल्डिंग है कंपनी के अंदर। ओके, ये सारी चीजें किसमें मेंशन होती है, ये मेंशन होती है एमओए के अंदर, जिसको कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ओके, इसका आपका आंसर होगा रूल्स रिगार्डिंग द कंस्टिट्यूशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ, स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है सेबी। तो इसका आपका आंसर होगा ए, सेबी, जिसको कि कहते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, जैसे कि आपके बैंक को आरबीआई कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सेबीआई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन सेबी केम इनटू फोर्स, सेबी कब इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के अंदर, वो है 1992। तो आपका आंसर हो गया ए। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आप हमारे सीमेट क्रैश कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो उसके लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया विद द नेम ऑफ सीमेट क्रैश कोर्स, जिसमें कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जिसमें कि आपके जितने भी सेक्शन हैं लाइक इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारे सेक्शन के अंदर जिन भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक फुल एक्सप्लेन किया गया है, सबको समझाया गया है आपको सीमेट एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, तो आप एनरोल कर सकते हो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके विद द नेम ऑफ MBA दुनिया। थैंक्स अ लॉट।